हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अपने फ़ोन के मॉडल नंबर भेजो, हम आपके लिए कवर ढूंढ कर लाएंगे अच्छे और बड़े किफ़ायती दामों में। जिन दोस्तों के कल कमेंट आए थे उनके लिए मैंने ऐड कर दिए हैं। और आप भी अपने अगर कवर चाहते हैं या फिर कोई भी अगर ऐसी चीज़ चाहते हैं जो आपको ज़रूरत है अच्छे और किफ़ायती बढ़िया दामों में, तो आप कमेंट कर दें। हम आपके लिए ढूंढ कर इसी वीडियो के अगले नेक्स्ट में शॉपिंग बॉक्स में लगा देंगे। चलिए, आज की कहानी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं हमारी कहानी मिलेनियर रईसजादा। आज सुनेंगे एपिसोड नंबर 8। पटना शहर की सड़कों में सुबह की धूप अब तेज हो रही थी। ट्रैफिक अपने रोजमर्रा के शोर शराबे में डूब चुका था। नकुल जायसवाल अपने घर से निकलकर अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने ही कॉलेज की तरफ जा रहा था। उसका कॉलेज काशवी के मेडिकल कॉलेज से कुछ किलोमीटर पहले ही पड़ता था। नकुल के कानों में ईयरफोन लगे थे। वो कोई गाना गुनगुनाते हुए पैडल मार रहा था। आज उसका मूड बड़ा अच्छा था। घर में सब डैड भी ठीक था और अवनी की शादी की तैयारियां चल रही थी। सबसे बड़ी बात, निखिल सिंघानिया का वो खौफनाक साया उनके घर से हमेशा के लिए दूर जा चुका था। कम से कम नकुल तो ऐसा ही मान रहा था। नकुल साइकिल चलाकर शहर के उस पुराने कंस्ट्रक्शन साइट वाले रास्ते से गुजर रहा था। ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट था और काशी भी अक्सर इसी रास्ते से कॉलेज जाती थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था। तभी अचानक नकुल की नज़र सड़क के किनारे धूल पर पड़ी एक चीज पर गई। उसने साइकिल को जोर से ब्रेक मारा। नकुल ने अपने ईयरफोन निकाले। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सड़क के किनारे एक छोटे से गड्ढे के पास एक सफेद रंग की स्कूटी गिरी पड़ी थी। स्कूटी का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसका साइड मिरर सड़क पर चकनाचूर होकर बिखर पड़ा था। नकुल के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। नकुल ने हकला कर कहा, ये स्कूटी तो। वो साइकिल को वहीं सड़क पर पटक कर स्कूटी की तरफ भागा। उसने स्कूटी को देखा। उसका नंबर प्लेट, उसका रंग और उसका स्कूटी का हैंडल पर बंधा वो छोटा सा लाल धागा जो निहारिका ने काशवी की सुरक्षा के लिए बांधा था। नकुल के मुंह से घबराहट की चीख निकली। उसने चीख कर कहा, ये तो दीदी की स्कूटी है। नकुल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे पागलों की तरह उसने आसपास देखा। सड़क पूरी तरह से खाली थी। वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर स्कूटी की कुछ दूरी पर एक चीज पर पड़ी। वो काशवी का कॉलेज का बैग था। बैग खुला पड़ा था और उसकी किताबें, पेन, नोट्स सड़क पर बिखर गए थे। नकुल जोर जोर से चिल्लाना शुरू करके बोला, दीदी, काशवी दीदी। उसकी आवाज उस सुनसान सड़क पर गूंज गई। उसने कांपते हुए हाथों से वो बैग उठाया। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े एक टूटे हुए काले रंग के टुकड़े पर गई। उसने झुककर देखा। वो काशवी का मोबाइल था। फोन को किसी भारी चीज से, शायद किसी पत्थर या गाड़ी के टायर से कुचल दिया गया था। नकुल को अब समझ आ रहा था कि माँ सुबह फोन लगा रही थी, वो स्विच ऑफ क्यों आ रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, दीदी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो दीदी कहाँ है। कोई उन्हें हॉस्पिटल ले गया होगा। नकुल के दिमाग में पहला ख्याल यही आया। नकुल का दिमाग सुन हो रहा था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और काशी का फोन तो टूट चुका था। उसने तुरंत काशी की सबसे अच्छी दोस्त मीनाक्षी का नंबर डायल किया। फोन 2 बार बजा और मीनाक्षी ने फोन उठा लिया। मीनाक्षी ने कॉलेज की कंटीन के शोर शराबे के बीच पूछा, हेलो नकुल, क्या हुआ सुबह सुबह। वहीं नकुल की आवाज रोने जैसी थी। उसने रूंधे हुए गले से कहा, मीनाक्षी दीदी, काशवी दीदी आपके साथ हैं क्या। वो कॉलेज पहुंच गई। उसकी यह बात सुनकर दूसरी तरफ से मीनाक्षी ने थोड़ी हैरानी से कहा, काशवी? नहीं, वो तो आज कॉलेज नहीं आई। मैं तो उसका वेट कर रही हूँ। आज हमारा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था और वो गायब है। मैंने उसे फोन भी किया, फोन बंद आ रहा है। क्यों, क्या हुआ। मीनाक्षी का यह जवाब सुनते ही नकुल के पैरों नीचे की जमीन खिसक गई। नकुल के मुंह से घुटती हुई आवाज निकली। उसने धीरे से कहा, वो कॉलेज नहीं पहुंची। उधर से मीनाक्षी ने घबरा कर कहा, नहीं नकुल, तुम रो क्यों रहा है, क्या हुआ काशवी को। तभी नकुल ने रोकर कहा, मीनाक्षी दीदी, दीदी की स्कूटी रास्ते में कंस्ट्रक्शन साइट वाले रास्ते पर टूटी हुई है। उनका बैग और फोन सड़क पर टूटा हुआ पड़ा है और दीदी, दीदी वहां नहीं है। उसकी यह बात सुनकर उधर से मीनाक्षी ने चीख कर कहा, क्या। नकुल, तुम वहीं पर रुक, मैं अभी कुछ अपने दोस्तों को लेकर वहां आ रही हूँ। मीनाक्षी ने फोन काट दिया। वहीं नकुल वहीं सड़क पर टूटे हुए स्कूटी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका दिमाग किसी खौफनाक अनहोनी का इशारा कर रहा था। तभी कुछ ही देर में मीनाक्षी अपने 3-4 कॉलेज के दोस्तों के साथ वहां पहुंच गई। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। मीनाक्षी के एक दोस्त ने टायर के निशानों को देखकर कहा, हे भगवान, ये स्कूटी तो बहुत बुरी तरह हिट हुई है। नकुल,
ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा। देख, यहाँ किसी बड़े गाड़ी के टायरों के बहुत गहरे निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जबरदस्ती स्कूटी को ठोका हो। तभी मीनाक्षी ने काशवी का टूटा हुआ फोन देखकर कहा, नकुल, ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता तो काशवी का फोन ऐसे कुचला नहीं मिलता। किसी ने जानबूझकर उसका फोन तोड़ा है ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। ये कहते हुए मीनाक्षी की आंखों में दहशत आ गई। उसने नकुल के कंधे को पकड़कर हिलाकर कहा, नकुल, काशवी किडनैप हुई है। मीनाक्षी ने एक ऐसा खौफनाक सच बोला जिसे सुनकर नकुल की रूह कांप गई। नकुल ने चीख कर कहा, किडनैप? दीदी को कौन किडनैप करेगा? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। लेकिन नकुल के शब्द बोलते ही उसके और मीनाक्षी दोनों के दिमाग में एक ही इंसान का चेहरा घूम गया, निखिल सिंघानिया। तभी मीनाक्षी ने गुस्से और खौफ से कांप कर कहा, वो गुंडा। नकुल, तुझे याद है न्यू ईयर की रात और फिर ओडी जलाने वाला किस्सा? मैंने तुझसे कहा था कि वो दरिंदा चुप नहीं बैठेगा। उसने काशवी से बदला लेने के लिए उसे उठवा लिया है। उसकी यह बात सुनकर नकुल का पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न हो गया। निखिल सिंघानिया, वो शैतान जिसने उस रात उनके घर के बाहर लाल गुब्बारे छोड़े थे, वो शैतान जो पागलों की तरह काशवी के पीछे पड़ा था। नकुल ने पागलों की तरह अपनी साइकिल उठाकर कहा, मुझे मुझे घर जाना होगा। मुझे डैड को, माँ को सच बताना होगा। तभी मीनाक्षी ने उसको रोक कर कहा, नकुल, रुक, हम पुलिस को फोन करते हैं। तभी आगे से नकुल ने कहा, पुलिस कुछ नहीं करेगी दीदी, वो सिंघानिया है, पुलिस उसकी जेब में है। नकुल रोते हुए अपनी साइकिल पर बैठा और पूरी ताकत से पैडल मारकर वापस अपने घर की तरफ भाग निकला। वहीं मीनाक्षी और उसके दोस्त वहीं खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े माफिया के खिलाफ क्या कर सकते हैं। इसी समय उधर जायसवाल परिवार के घर में माहौल बहुत ही खुशनुमा था। निहारिका जी और अवनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर शादी के कार्ड्स के डिजाइन सिलेक्ट कर रही थी। अवनी ने एक गोल्डन रंग का कार्ड निहारिका जी को दिखाकर कहा, माँ, मुझे ये वाला डिजाइन बड़ा अच्छा लगा। तब आगे से निहारिका जी ने मुस्कुराकर उस कार्ड को देखकर कहा, हाँ, ये बहुत सुंदर है, डॉक्टर राघवेंद्र जी को भी यही पसंद आएगा। ये दोनों कार्ड सेलेक्ट कर रही थी, वही सत्येंद्र जी अपने कमरे के आराम कर रहे थे। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी बाहर मेन गेट बड़ा जोर से खुला। दरवाजा दीवार से जा टकराया। दरवाजा की जोरदार आवाज सुनकर निहारिका जी और अवनी डर कर कुर्सियों से उठ खड़ी हुई। तभी नकुल घर के अंदर आया। उसकी हालात देखकर दोनों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। नकुल पसीने से नहाया हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसके हाथ में काशवी का वो टूटा हुआ फोन और उसका गंदा मिट्टी से सना हुआ बैग था। निहारिका जी ने घबराकर उसकी तरफ दौड़ लगाकर कहा, नकुल, क्या हुआ बेटा, तू कॉलेज नहीं गया? अवनी ने घबरा कर पूछा, नकुल, तू रो क्यों रहा है? ये काशवी का बैग तेरे पास कैसे? तभी नकुल ने वहां जमीन को वहां देखा और नकुल फपक फपक कर रो पड़ा। माँ, अवनी दीदी, काशवी दीदी, वो। उसको ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर निहारिका जी चीख पड़ी। उन्होंने नकुल के कंधे को जोर से झकझोर कर कहा, क्या हुआ काशवी को? तब वो नकुल ने रोकर खौफनाक सच उगल कर कहा, दीदी कॉलेज नहीं पहुंची माँ। उनकी स्कूटी कंस्ट्रक्शन वाले रास्ते पर टूटी पड़ी है। उनका फोन देखे किसी ने कुचल दिया। दीदी वहां नहीं थी माँ। माँ, दीदी गायब है। ये शब्द निहारिका जी के कानों में किसी बम की तरह फटने लगे। निहारिका जी ने अपना सिर पकड़कर कहा, गायब है मतलब? क्या गायब है? एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई हॉस्पिटल ले गया होगा। आगे से नकुल ने जोर से कहा, नहीं माँ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं। मीनाक्षी दीदी कह रही थी कि वहां किसी बड़े टायर के निशान थे। किसी ने जानबूझकर दीदी की स्कूटी रोकी। दीदी दीदी किडनैप हो गई माँ, किडनैप। ये शब्द सुनकर अवनी के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हे भगवान। वही निहारिका जी वहीं जमीन पर धम से बैठ गई। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। निहारिका जी पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। उसने बड़बड़ा कर कहा, मेरी बच्ची, कौन कौन है हमारा दुश्मन? मेरी बच्ची को कौन लेकर जाएगा? लेकिन निहारिका जी और अवनी दोनों को यह बात जवाब पूछने की जरूरत नहीं थी। उन दोनों का दिमाग में भी उसी दरिंदे का नाम गूंज रहा था और यह एक ही नाम था, निखिल सिंघानिया का। इसलिए निहारिका ने अपने बाल नोच कर रोकर कहा, वो आ गया। मैंने कहा था ना काशवी से, मैंने कहा था कि उस शैतान की गाड़ी मत जलाओ, वो हमारा वजूद मिटा देगा। उसने उसने मेरी बच्ची को उठवा लिया। तभी अवनी ने रोकर अपना फोन उठाकर कहा, माँ, हमें पुलिस को पास जाना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से निहारिका जी ने चीख कर कहा,
पुलिस पुलिस क्या कर लेगी अवनी? वो निखिल सिंघानिया है, उसने सरेआम डैड को हार्ट अटैक दिया, हमारी गाड़ी जला दी, कोई कुछ कर पाया? वो हमारी काशवी को मार डालेगा। इसी के साथ पूरे घर में चीख पुकार और मातम मच गया। खुशियों का वो महल जो कुछ घंटे पहले सजा था, वो एक ही झटके में फिर से राख हो गया। तभी बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। सतिंदर जी बाहर आ गए और उन्होंने ये शोर सुन लिया था। उनका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, जैसे उनके शरीर में एक भी बूंद खून ना बचा हो। तभी निहारिका जोत दौड़कर उनके पास गई, उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। उन्होंने रोकर कहा, सतिंदर जी, हमारी काशवी हमारी काशवी को उस गुंडे ने किडनैप कर लिया। सतिंदर जी का वो कमजोर दिल जो कल ही आईसीयू के बाहर आया था, वो इस खबर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मुंह से बस एक हल्की सी आह निकली और बिना कोई शब्द बोले वहीं बेडरूम के दरवाजे पर जमीन पर गिर पड़े। ये देखते ही अवनी नकुल ने चीख कर अपने पिता की तरफ भागकर कहा, डैड। सतिंदर जी की आंखें बंद हो चुकी थी, वो पूरी तरह से बेसुध हो गए थे। जायसवाल परिवार एक बार फिर पूरी तरह से तबाह होने की राह पर था। एक बेटी मौत के मुंह में थी और पिता फिर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। निहारिका जी पागलों की तरह रो रही थी। उन्होंने भगवान के आगे प्रार्थना करके कहा, मेरी बच्ची को भगवान बचा लो, उस दरिंदे से मेरी बच्ची को बचा लो। लेकिन जायसवाल परिवार का यह खौफनाक सच पूरी तरह से अनजान था। काशवी को निखिल सिंघानिया ने किडनैप किया ही नहीं था। काशवी दुष्यंत दीक्षित जैसे उस भयानक दरिंदे के चंगुल में थी। शहर के बीचों बीच स्थित जायसवाल परिवार का घर अब पूरी तरह से मातम और खौफ में डूब गया था। सतिंदर जी फर्श पर बेसुध पड़े थे। निहारिका जी उनके पास पागलों की तरह रो रही थी। अवनी अपने पिता को होश में लाने की जद्दोजहद कर रही थी। पूरे परिवार के दिमाग में सिर्फ एक ही खौफनाक तस्वीर थी, निखिल सिंघानिया। उन्हें पूरा यकीन था कि यह निखिल सिंघानिया की चाल है। उनका मानना था कि निखिल ने अपनी उस जली हुई ओडी का और अपने टूटे गुरूर का बदला लेने के लिए काशवी को किडनैप कर लिया है। लेकिन हकीकत इस गलतफहमी से कोसों दूर एक बहुत ही डार्क, खूनी और खतरनाक रास्ते पर चल रही थी। जिस इंसान को जायसवाल परिवार अपनी बेटी का कातिल समझकर कोस रहा था, वो इंसान इस वक्त अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी ही मौत की तरफ अपनी काली फॉर्च्यूनर दौड़ा रहा था, सिर्फ उस लड़की की जान बचाने के लिए। पटना शहर की सरहदों को पार करके रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया का वो वीरान और सुनसान इलाका अब सामने था। यहाँ सिर्फ बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्रियां, फूटे टूटे गोदाम, लंबी लंबी जंगली घास। दिन के उजाले में भी ये जंगल किसी भूता खंडर जैसा था। निखिल सिंघानिया ने अपनी फॉर्च्यूनर एक पुरानी जर्रत इमारत के पीछे रोकी। उसने अपनी गाड़ी का इंजन बंद किया। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। निखिल ने अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरी सांस लेकर अपने आप से कहा, काशवी, मैं आ गया। उसने अपनी बेल्ट में लगी ग्लोक को निकाला, उसकी मैगजीन चेक की, उसे वापस बेल्ट में खोस लिया। लेकिन निखिल जानता था, दुष्यंत दीक्षित जैसे शातिर माफिया ने काशवी को जिस जगह पर रखा होगा वहां सिर्फ गोलियों से बात नहीं बनेगी। दुष्यंत दीक्षित क्लोज कॉम्बैट के खतरनाक लड़ाकों को अपने साथ रखने के लिए जाना जाता था और निखिल सिंघानिया इस बात से पूरी तरह से तैयार था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि निखिल सिंघानिया शहर का सबसे अमीर ज़्यादा है। अभी बहुत कम लोग जानते थे कि निखिल ने अपने खौफ और अपनी ताकत को सिर्फ अपनी दौलत में नहीं बल्कि अपनी शारीरिक क्षमता से भी कमाया था। बचपन से ही जब उसके माता पिता अपने झगड़ों में व्यस्त थे, निखिल ने अपने उस खालीपन और गुस्से को मार्शल आर्ट और शूटिंग की ट्रेनिंग में लगा दिया था। और सिर्फ एक स्ट्रीट फाइटर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड फाइटर था। इस डार्क अंडरवर्ल्ड में फाइटर्स की ताकत को नापने का एक तरीका था, मार्शल आर्ट्स के 3 लेवल, हर 3 लेवल के 3 स्टेज, और जो इन 3 लेवल्स को पार कर ले वो मास्टर और फिर ग्रैंड मास्टर कहलाता था। वहीं दूसरी तरफ निंजा की दुनिया में फाइटर्स को 6 स्टेजेस में बांटा जाता। निखिल अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपनी जैकेट उतारी और सफ़ेद शर्ट के आस्तीन को कोहनी तक मोड़ लिया। उसके चेहरे पर अब वो आशिक वाली मायूसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफनाक और बर्फीली शांति थी जो सी प्रोफेशनल किलर की होती है। वो दबे पांव एक पुरानी और टूटी हुई दीवार के सहारे दुष्यंत दीक्षित के उस सीक्रेट बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही मीटर दूर पर एक बहुत बड़े और जंगल लगे लोहे के दरवाजे पर गोदाम था। यही वो जगह थी जहां दुष्यंत ने काशू को छुपा कर रखा था। निखिल ने दीवार की ओट में झांक कर देखा। गोदाम के उस लोहे के दरवाजे के ठीक बाहर 4 लोग पहरा दे रहे थे। इन चारों को देखते ही निखिल की आंखें खौफनाक तरीके से सिकुड़ गई।
ये कोई आम गुंडे और बाउंसर नहीं थे। गोदाम के उस लोहे के दरवाजे के ठीक बाहर 4 लोग पहरा दे रहे थे और इन के चेहरों वाले नकाब से ढके थे। सिर्फ उनकी खूंखार आंखें दिख रही थी। सबसे खतरनाक बात, उन चारों के हाथों में तेज धार वाली जापानी कटाना थी। निखिल ने उनके चाल, उनके खड़े होने के अंदाज, उनके तलवार पकड़ने की ग्रिप को बहुत ही बारीकी से नोटिस किया। निखिल ने अपने दिमाग में कैलकुलेट करके धीरे से कहा, लेवल 2 की निंजा। दुष्यंत दीक्षित ने काशी की सुरक्षा में कोई रिस्क नहीं लिया। उसने सबसे खतरनाक निंजा फाइटर्स को वहां खड़ा कर दिया था। एक लेवल 2 का निंजा किसी भी आम इंसान को चंद सेकंड में गाजर मूली की तरह काट सकता था, और यहाँ ऐसे 4-5 खतरनाक फाइटर्स पहरा दे रहे थे। कोई भी आम इंसान इन 4 तलवारबाजों को देखकर वहां से भाग खड़ा होता, लेकिन निखिल सिंघाने के होठों पर एक बहुत ही शैतानी और खूनी मुस्कान आ गई। उसकी उंगलियां चटकने लगी। निखिल ने बुदबुदा कर कहा, तो दुष्यंत को लगता है कि 4 काले कुत्ते मेरी काशी को पहुंचने से रोक लेंगे। निखिल अपनी दीवार की ओर से बाहर निकला। उसने कोई बंदूक नहीं निकाले, उसने कोई शोर नहीं किया। उसने बिल्कुल सीधे तनकर बहुत ही आराम से एक शिकारी की तरह उन 4 निंजाओं की तरफ चलने लगा और उसके जूतों की हल्की टक टक की आवाज सन्नाटे में गूंज गई। आवाज सुनते ही चारों निंजा तुरंत अलर्ट हो गई। उन्होंने अपनी कटाना तलवारें म्यान से बाहर निकाली और निखिल की तरफ पोजीशन ले ली। निखिल उनसे करीब 10 कदम दूर जाकर रुक गया, लेकिन बहुत ही शांत और सर्द आवाज में कहा, मैं बहुत जल्दी में हूँ। जिस लड़की को तुमने अंदर रखा है वो मेरी है। मेरे रास्ते से हट जाओ तो शायद तुम अपनी जान बचाकर घर वापस जा सकते हो। निंजा फाइटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती थी, मौत की भाषा। उनमें से एक निंजा ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और एक खौफनाक फुर्ती के साथ सीधे निखिल की गर्दन काटने के इरादे से उसकी तरफ दौड़ गया। निंजा की स्पीड इतनी तेज थी, कोई आम इंसान अपने पलक भी नहीं झपका पाता, और उसने अपनी तलवार को पूरी ताकत से निखिल की गर्दन की तरफ चला दिया। तभी तलवार के काटने की आवाज आई, लेकिन निखिल सिंघानिया वह था ही नहीं। एक सेकंड के 100वें हिस्से में निखिल अपनी गर्दन को महज कुछ इंच पीछे किया। तलवार उसकी ठोड़ी को छूकर वहां से गुजर गई। इससे पहले कि निंजा अपनी तलवार का दूसरा वार कर पाता, निखिल का बायां हाथ किसी कोड़े की तरह हवा में लहराया। निखिल ने अपनी हथेली के निचले हिस्से से निंजा के चेहरे पर इतनी भयानक और क्रूर ताकत से वार किया कि निंजा का सिर एक ही झटके में पीछे की तरफ गया। उसके जबड़े की हड्डी टूटने की भयानक आवाज गूंज गई। निंजा के मुंह से खून का एक फव्वारा फूटा। उसका शरीर हवा में उठा और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। सिर्फ एक वार, सिर्फ एक सेकंड, और एक लेवल 2 का खतरनाक निंजा जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट चुकी थी। बाकी के 3 निंजा जो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े रह गए थे। उनकी आंखों में अब वो खूंखारपन नहीं था, बल्कि एक भयानक दहशत और हैरानी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक लेवल 2 निंजा के एक सेकंड में धूल चटा देना, यह कोई आम बात नहीं थी। ये निंजा तुरंत समझ गए कि उनके सामने जो इंसान सूट पहनकर आया है वो कोई आम रईस ज्यादा नहीं। बचे हुए 3 निंजाओं ने एक दूसरे की तरफ देखकर फुफकार कर कहा, ये इंसान, इसकी स्पीड और स्ट्राइक की पावर, ये कम से कम मार्शल आर्ट के लेवल 2 स्टेज 3 का फाइटर है, या शायद उसके भी ऊपर। वहीं निखिल ने अपना हाथ नीचे किया और अपने शर्ट के कॉलर को ठीक किया। निखिल ने उन तीनों खौफजदा आंखों को देखकर एक खूनी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना कि मैं बड़ी जल्दी में हूं। निखिल ने अपना पैर जमीन पर जोर से मारा और एक ही झटके में उन 3 निंजाओं की तरफ किसी भूखे बाघ की तरह टूट पड़ा। 3 निंजाओं ने अपनी तलवारों को एक साथ निखिल पर चला दिया। निखिल ने कलाबाजी खाकर जमीन पर ड्राइव लगाई और 2 तलवारों से वार से बच निकला। उठते ही उसने पहले निंजा के घुटने पर एक जोरदार किक मारी। निंजा का घुटना टूट गया। वो दर्द से चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। तभी दूसरे निंजा ने पीछे से निखिल की पीठ पर तलवार चलानी चाहिए। निखिल को बिना देरी के ही आभास हो गया। उसने अपनी कोहनी को पूरी ताकत से पीछे की तरफ घुमा दिया और सीधा उस निंजा के सीने पर दे मारा। पसलियां टूटने की आवाज आई। वो निंजा खून थूक कर पीछे दीवार से जा टकराया। अब सिर्फ एक आखिरी निंजा बचा था। वो डर के मारे कांपने लगा था। उसने अपनी तलवार निखिल की तरफ सीधी कर ली थी। निखिल बहुत ही आराम से चलकर उनके पास गया। निंजा ने तलवार निखिल के पेट में घोंपने की कोशिश की। निखिल ने बहुत ही फुर्ती से अपनी दोनों हथेलियों के बीच उस तलवार के ब्लेड को पकड़ लिया। निंजा ने तलवार खींचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन निखिल की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। निखिल ने तलवार को अपनी जोर से खींचा, जिससे निंजा लड़खड़ाकर निखिल के बिल्कुल करीब आ गया। निखिल ने अपनी दाहिनी कोहनी ऊपर उठाई और पूरी ताकत से निंजा के चेहरे पर दे मारी।
निंजा की सांसें उखड़कर चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खौफनाक सुकून था। उसने जमीन पर पड़ी कटाना तलवार उठाई, जिसके पीछे से उसकी जान और उसकी काशवी मौत के साए में थी। निखिल ने तलवार को जोर से पकड़कर कहा, मैं आ गया हूं काशवी, और गोदाम के दरवाजे पर लात मार दी। एक भयंकर आवाज के साथ अंदर की तरफ वो खुल गया। गोदाम के अंदर माहौल बहुत ही डार्क और बदबूदार था। गोदाम के बीचों बीच सिर्फ एक पीला सा बल्ब लटक रहा था। बल्ब के ठीक नीचे एक लकड़ी की कुर्सी पर काशवी रस्सियों से बंधी थी। काशवी अब होश में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जो शायद किडनैपिंग के वक्त गाड़ी से गिरने पर लगे थे। उसके होठ सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो निडरता और आग बाकी थी, जो काशवी जायसवाल की पहचान थी। ठीक उसके सामने दुष्यंत अपनी लेदर की जैकेट पहने एक सिगार पीता हुआ खड़ा था। दरवाजे के टूटने की वो भयंकर आवाज सुनते ही दुष्यंत और बाकी गुंडे चौंक गए। दुष्यंत ने अपनी सिगार नीचे फेंकी और दरवाजे और धूल के धुएं के बीच से निखिल सिंघानिया अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में वो जापानी तलवार थी, जिससे खून टपक रहा था। तभी काशवी के दिमाग में एक भयंकर उलझन पैदा हो गई। उसने कंफ्यूज होकर मन ही मन सोचा, निखिल सिंघानिया ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसने मुझे किडनैप करवाया था या मुझे बचाने आया है? निखिल ने काशवी को उस हालात में रस्सियों में बंधे देखा। काशवी के चेहरे पर वो चोट के निशान देखकर निखिल के अंदर का सारा प्यार, सारा दर्द एक बहुत ही खौफनाक और खूनी नफरत में बदल गया। दुष्यंत के लिए थी, और निखिल ने चिल्लाकर कहा, दुष्यंत दीक्षित। वहीं दुष्यंत ने पहले तो हैरानी से निखिल को देखा और फिर जोर से हंसने लगा। दुष्यंत ने ताली बजाकर कहा, वाह वाह, क्या बात है मजनू। मैंने तो तुम्हें कल 12 बजे तक का टाइम दिया था टेंडर छोड़ने के लिए, लेकिन तुम तो अपनी लैला की जान बचाने यहाँ खुद अपने मौत के कुएं में आ गए। ये कहते दुष्यंत ने अपने आदमियों, जिसमें भैरव सिंह और कुछ और फाइटर शामिल थे, उनको इशारा कर दिया। दुष्यंत ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ पिस्तौल निकाल कर कहा, लेकिन निखिल, तुमने यहाँ अकेले आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ना तुम्हें वो टेंडर मिलेगा, ना ये लड़की, और ना ही तुम्हारी जान बचेगी। निखिल सिंघानिया ने अपनी तलवार को घुमाया। उसकी आंखों में अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा बचा था। निखिल ने बहुत ही ठंडी और खूनी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना दुष्यंत, कि अगर काशवी को एक भी खरोंच लगी तो मैं तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। आज यहां से कोई जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। एक तरफ दुष्यंत की खूनी फौज और दूसरी तरफ निखिल सिंघानिया को पागलपन भरा प्यार, जो अकेले पूरी फौज को चीरने के लिए तैयार खड़ा था। बीच में थी काशवी, जिसे अब यह तय करना था कि एक खूंखार इंसान जो उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है या उसका सबसे सच्चा आशिक। खून की होली अब शुरू होने वाली थी। पटना शहर के रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया का वो पुराना और जर्जर गोदाम अब किसी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका था। गोदाम के उस पीले और धुंधले बल्ब की रोशनी में निखिल सिंघानिया के हाथ में थामी हुई कटाना तलवार मौत के किसी साए की तरह चमक रही थी। उसके सामने दुष्यंत दीक्षित के खूंखार गुंडे, खतरनाक फाइटर्स खड़े थे। दुष्यंत दीक्षित ने पीछे खड़े होकर सिगार का धुआं उड़ाकर एक खौफनाक ऑर्डर देकर कहा, खत्म कर दो इसे मजनू को। इसके शरीर में एक भी हड्डी साबुत नहीं बचनी चाहिए। दुष्यंत का इशारा पाते ही 10 से अधिक खतरनाक गुंडे, जिसमें भैरव सिंह और कुछ निंजा फाइटर्स भी शामिल थे, उनके इशारे पाते ही वो एक भूखे भेड़ियों की तरह सिंघानिया पर टूट पड़े। निखिल की आंखें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बंधी काशवी पर टिकी थी। काशवी के चेहरे पर जो चोट के निशान थे, उन्होंने निखिल के अंदर के उस इंसान को पूरी तरह से मार दिया था, जिसे वो काशवी के लिए बनाना चाहता था। भैरव सिंह एक भारी लोहे की रोड लेकर निखिल की तरफ दौड़ा। आगे से निखिल ने अपनी तलवार को बड़ी फुर्ती से हवा में घुमाया। भैरव की लोहे की रोड निखिल की तलवार से जोर से टकराई। चिंगारियां उठ गई। निखिल ने अपनी तलवार को हल्का सा घुमाया और अपनी कोहनी को भैरव सिंह के जबड़े पर इतनी भयानक तरीके से मारा कि भैरव सिंह के मुंह से खून का फवारा फूट गया और जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा। निखिल की आवाज किसी शैतान की तरह गूंज गई, मैंने कहा था ना, आज यहां से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। निखिल अब एक मशीन की तरह काम कर रहा था। वो लेवल 100 से भी ऊपर का मार्शल आर्टिस्ट था। उसकी हर चाल, हर एक किक, हर पंच में मौत लिखी थी। दो निंजा फाइटर्स ने पीछे से उस पर तलवार से हमला किया। निखिल ने अपनी जगह से हिले बिना तलवार को पीछे घुमाया और एक निंजा के पेट को चीर दिया। दूसरे निंजा की कलाई को पकड़कर निखिल ने उसकी हड्डी को
इस बेरहमी से मोड़ा कि उसके टूटने की कड़ाक की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। वो दर्द से चीखता हुआ नीचे जा गिरा। दुष्यंत दीक्षित के गुंडे एक एक करके निखिल के पास आ रहे थे और एक एक करके जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर रहे थे। निखिल की सफेद शर्ट अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, खून के पसीने से नहीं बल्कि दुश्मनों के खून से। उसके चेहरे पर खौफनाक शांति थी, लेकिन आंखों में सिर्फ काशी को बचाने का पागलपन। कुर्सी पर बंधी काशी, जो अब निखिल को एक दरिंदा और अपने परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, वो अपनी फटी हुई आंखों से यह नजारा देख रही थी। काशी का दिमाग सुन पड़ गया था। काशी ने मन ही मन में सोचा, ये निखिल मेरी जान बचाने यहाँ आया है। ये अपनी जान की बाजी लगाकर अकेले इन दरिंदों से लड़। क्या ये वही इंसान है जिसने कल मेरे डैड को हार्ट अटैक दिया था? काशी को अब समझ में आने लगा कि जिस दुष्यंत दीक्षित ने उसे किडनैप किया वो निखिल का दुश्मन है। निखिल ने उसे किडनैप नहीं किया था। तब यह गुंडे ने पीछे से आकर निखिल की पीठ पर लोहे की पाइप को जोर से मारा। निखिल के मुंह से एक चीख निकली। निखिल लड़खड़ाकर आगे गिरा, लेकिन वो जमीन पर घुटने टेकने से पहले ही संभल गया। ये देखते ही काशवी ने चिल्लाकर कहा, निखिल! ये काशवी के मुंह से अनजाने में ही एक आवाज निकली। वो निखिल को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। काशी की आवाज सुनते ही निखिल सिंघानिया के अंदर जैसे हजारों हाथियों की ताकत आ गई। उसने मुड़कर उस गुंडे की गर्दन को एक ही हाथ से पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। निखिल अब धीरे धीरे दुष्यंत दीक्षित की तरफ बढ़ रहा था। दुष्यंत के चेहरे का रंग अब उड़ने लगा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रईस ज्यादा अकेला उसकी पूरी फौज को गाजर मूली की तरह काट देगा। दुष्यंत ने डर के मारे अपनी पिस्तौल निखिल की तरफ तान ली। गोदाम में अब मौत का असली खेल शुरू होने वाला था। उधर इस खूनी मंजर से मीलों दूर सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर का माहौल बिल्कुल अलग था। सतिंदर जी आईसीयू में बेसुध हो गए थे, लेकिन निहारिका जी का हाल भी बुरा हाल था। उनकी बेटी गायब थी। काशी का कुचला हुआ फोन और टूटी हुई स्कूटी इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने सिसक कर भगवान के आगे रिक्वेस्ट करके कहा, मेरी बच्ची, हे भगवान मेरी बच्ची को बचा लो। वो निखिल सिंघानिया मेरी बेटी को खा जाएगा। निहारिका पागलों की तरह रो रही थी। पूरे जायसवाल परिवार को 100% यकीन था कि काशवी के गायब होने के पीछे निखिल सिंघानिया का हाथ है। उनका मानना था कि निखिल को अपने रिश्ते टूटने का, अपने शगुन के अपमान का बदला लेने के लिए नीच हरकत की है। अवनी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन निहारिका ने उसका फोन छीन लिया। निहारिका जी ने रोकर कहा, नहीं अवनी, हम अगर पुलिस को बीच में लेकर आए तो शैतान हमारी काशी को मार डालेगा। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। निहारिका जी के अंदर का एक माँ का दर्द और खौफ इस कदर बढ़ गया कि वो इंतजार नहीं कर सकती थी। निहारिका जी ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं जा रही हूँ। मैं उस निखिल सिंघानिया के घर जा रही हूँ। मैं उसके पैरों में गिरकर अपनी बेटे की जिंदगी की भीख मांगूंगी। उनकी आंखों में अब एक ऐसी आग थी जो एक मजबूर माँ की आंखों में होती है। तभी नकुल ने आगे बढ़कर कहा, माँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन आगे से निहारिका ने उसे रोक कर कहा, नहीं नकुल, तो यहाँ डैड और अवनी के पास रुक। अगर डैड को होश आए तो वो घबरा जाएंगे। मैं अकेले जाऊंगी। उस दरिंदे को जो करना है मेरे साथ करे, लेकिन मेरी काशी मुझे वापस चाहिए। निहारिका जी ने अपनी शॉल ओढ़ी और बिना किसी की सुने हॉस्पिटल के बाहर तरफ दौड़ पड़ी। उन्होंने एक टैक्सी रुकवाई और सिंघानिया एस्टेट का पता दिया। टैक्सी में बैठी निहारिका जी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर परिवार के घर में जा रही हैं, जहां उनके जैसे मिडिल क्लास लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता। लगभग 20 मिनट बाद टैक्सी सिंघानिया एस्टेट के उस विशाल लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस मामूली सी टैक्सी और उसमें बैठी एक साधारण सी महिला को देखकर तुरंत उसे रोक लिया। एक बाउंसर ने बहुत ही बेरुखी से कहा, कहाँ जाना है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। निहारिका जी टैक्सी से बाहर निकली। उनकी आंखों में आंसू थे। निहारिका ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मुझे निखिल सिंघानिया से मिलना है। मैं काशी की माँ हूँ। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरी बेटी की जान खतरे में है। गार्ड्स को राजीव ने पहले ही हिदायत दी थी, जायसवाल परिवार से कोई भी आए तो उसे पूरी इज्जत के साथ अंदर लेकर जाए। गार्ड ने तुरंत गेट खोला और इज्जत के साथ कहा, अंदर जाइए मैम। निहारिका जी उस विशाल और आलीशान हवेली के अंदर दाखिल हुई। हवेली की चकाचौंध और खूबसूरती किसी महल जैसी थी, लेकिन निहारिका को यह जगह किसी डरावने पिंजरे जैसी लग रही थी। वो हॉल में पहुंची। हॉल में एक बहुत ही कीमती सोफे पर मीरा सिंघानिया बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी।
पास ही एक आरामदायक कुर्सी पर सावित्री देवी बैठकर चाय पी रही थी। निहारिका जी को देखकर दोनों चौंक गई। मीरा सिंघानिया ने अपनी मैगजीन नीचे रखकर कहा, तुम? मीरा ने निहारिका को पहचान लिया था। ये वही औरत थी जिसके घर आज सुबह मीरा शगुन लेकर गई थी, जहां उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। मीरा के चेहरे पर एक घिनौना और घमंडी भाव आ गया। वो अपनी जगह से उठी और निहारिका की तरफ चलने लगी। मीरा सिंघानिया ने जहरीली और चुभती आवाज में कहा, अरे वाह, सुबह तो तुम्हारी और तुम्हारी इस दो कोड़े की बेटे की आकड़ आसमान छू रही थी, और अब तुम लोग अपना मुंह उठाकर इस हवेली में आ गए। क्या हुआ? क्या तुम्हारी बेटी का जो डॉक्टर वाला रिश्ता टूट गया? वो अब तुम यहाँ पैसे की भीख मांगने आई हो? निहारिका के सीने में ये शब्द तीर की तरह चुभने लगे, लेकिन उन्होंने अपना सारा आत्मसम्मान किनारे रख दिया। वो यहाँ लड़ने नहीं आई थी। निहारिका जी ने अपने दोनों हाथ मीरा सिंघानिया के सामने जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी।